बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको सुबह से आगे में। मौसम आपने चेक किया इस्लामाबाद वालों बाहर जाकर इस वक्त क्या सिचुएशन है पता है आपको? अगर आप नहीं उठे ना, अभी तक दिन का आगाज़ नहीं किया, तो ज़रा पर्दे हटाइए, थोड़ा सा बाहर जाकर देखिए। जो घर में हैं, जो जॉब पर नहीं जाते, क्योंकि जो जॉब पर जाते हैं उनको पता है कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। मेरा नाम आयशा यूसुफ और आप? मेरा नाम अनम अहमद है। आपने कहा कि पर्दे हटाइए, मैं कहूँगी पर्दे हटाइए, खिड़की ना खोलिए, क्योंकि जब बारिश होगी पानी अंदर आएगा, फिर आपको मुसीबत पड़ जाएगी। रुकी भी नहीं है बारिश? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी, थोड़ी देर के लिए रुकी, थोड़ी देर के लिए आप खिड़कियाँ खोल सकते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश हो, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है बारिश का पानी थोड़ा बहुत अंदर आ भी जाए ना, हल्की हल्की फुहार, तो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मौसम ऐसा होता है ना, तो दिल का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। पिछले 2 से 3 दिन से हम देख रहे थे इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी थी, और ऐसी गर्मी थी ऐसा लग रहा था कि अगस्त वाला मौसम लौट कर आ चुका है। लौट कर नहीं, पिछले मोस्टली हम जल्दी आ गया ना। हम देख रहे हैं कि अगस्त में जो जाके मौसम आता है, जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है, वो हमें जल्दी महसूस हो रहा है। तो लोग बड़े तंग आए हुए थे, मेरे समेत। हमने कहा कि यार प्लीज मौसम अल्लाह मियां प्लीज इन्होंने मीटिंग की, अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं आप? नहीं, हमने दुआ की अल्लाह ताला से कि मौसम अच्छा हो जाए। ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ शहरों का अहवाल भी आपको बताएंगे, साथ साथ बताएंगे कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम, जब इस्लामाबाद में मौसम निखरता है ना, तो जो नज़ारा होता है, जो खूबसूरत नज़ारा। अभी हम ऑफिस के लिए जब निकले हैं और मैं इस्लामाबाद की तरफ जब आई हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर ट्रैफिक रुक जाए, ऑफिस लेट हो जाऊँ, मैं ये नज़ारा देखती रहूँ। आपको पता है ना कि इस्लामाबाद को कहा जाता है इट इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है ये किसी भी मुल्क के लिए। और यहाँ पर हम क्या सिचुएशन देख रहे होते हैं वो आपको पता ही है। हम तो एंजॉय कर रहे होते हैं, बाकी हम आपको टीवी पर दिखा देते हैं अगर आप इस्लामाबाद में नहीं है। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद में मौसम अच्छा नहीं था, लाहौर के अंदर भी बारिश हुई। कराची वाले जो है ना, मुझे उनके लिए बड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि वहाँ पर आज की वैसे पेशगोई की गई है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक वहाँ पर बारिश का इम्कान जाहिर हो जाएगी इंशाल्लाह। हम दुआ ही कर सकते हैं कराची वालों, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम इंजॉय भी करेंगे। हमारे यहाँ पर मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो चुका है, और हम सिर्फ यहाँ से इंजॉय नहीं करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, हम चलते हैं सबा की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से इंजॉय कर रही हैं, और देख क्या रही हैं कि इस्लामाबाद वाले कैसे इंजॉय कर रहे हैं आज के मौसम को। सबा, कहाँ पर हैं आप, कैसे देख रही हैं और कैसा माहौल है, कैसे एंजॉय कर रही हैं? जी, इस्लामाबाद में आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है, और इस्लामाबाद वाले जो हैं वो सुबह सवेरे ही निकल पड़े हैं। और अभी हमने ट्रेल 5 का भी विज़िट किया, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ और लोग आ रहे थे, क्योंकि मौसम ही इतना खुशगवार हो गया है। पिछले कई रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हब्स था, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों तक ही वो हो गए थे। और उसके बाद जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, और मार्कला की ये जो पहाड़ियाँ हैं आप देख सकती हैं कि हसीन नज़ारे पेश कर रही हैं। सबा के लिए और जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके लिए आज का दिन जो है काफ़ी खुशगवार रहेगा, क्योंकि फील्ड के अंदर जाना होता है, और जब गर्मी शदीद होती है तो हमें अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम उन लोगों के लिए जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं बाहर जाना। सबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें बताया आपने इस्लामाबाद के मौसम के बारे में। अब आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, मुख्तलिफ शहरों में कैसा रहेगा, और आने वाले दिनों में ये सिलसिला बारिशों का कब तक जारी रहेगा, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं ज़हीर बाबर खालिद साहब, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ है इसकी डेफिनेटली पेशगोई की गई थी, कब तक ये जारी रहेगा? ओवरऑल तो देखिए ये मानसून का ऑनसेट है, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में, इसी तरह कश्मीर और उसके गिरदोनवा में जो बारिश का सिलसिला जो आज सुबह से शुरू हुआ था और वक्फे से जो है वो जारी है। इसी तरह ये बारिश का सिलसिला जो है बादशाह मुल्क के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जो पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, सेंट्रल पार्ट्स हैं, और फिर मुल्क के जो वस्ती हिस्से हैं जिसमें सिंध के भी हिस्से हैं, इनमें तमाम हिस्सों में ये बारिश का सिलसिला जो है ये फैल जाएगा। और फिर ये मानसून जो है ऑलमोस्ट जुलाई और अगस्त तक हमारे पास रहता है, और फिर मिड सितंबर से जो है वो मानसून बारिशें जो है वो रिट्रीव शुरू हो जाता है, और ये जो पीक सीजन है वो ऑलमोस्ट फिर मिड सितंबर के बाद जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है। अच्छा ज़हीर साहब, कहाँ अभी बारिश की प्रेडिक्शन है, मुल्क के किन किन इलाकों में प्रेडिक्शन है अभी बारिश हो सकती है? क्योंकि इस वक्त तो हम इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करें, लाहौर, कराची, खास तौर पर मैं कराची के हवाले से पूछना चाहूँगी, वहाँ पर कोई है खुशखबरी मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में फ़िलहाल तो मौसम खुश्क है, लेकिन एक रोज़ बाद कराची, इसी तरह जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे सिंध के वस्ती हिस्सों में, पंजाब के जो सदर्न पार्ट्स हैं उनमें भी बारिश का इम्कान है। तो जो मानसून का जो स्पेल है ये फिर
स्पेल जो है फैल जाएगा मुल्क के जो है बेशतर हिस्सों में, खास तौर पे सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स में भी। फिलहाल जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है मुल्क के बाला हिस्सों में, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं, कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ हिस्से हैं। तो इन हिस्सों में जो बारिश का सिलसिला ये वक्फे से जारी है। ज़हीर साहब, ये जो हम ह्यूमिड देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से, शदीद किस्म की हब्स हमें महसूस हो रही थी, बिल्कुल जैसे अगस्त के वक्त मौसम होता है वैसा महसूस हो रहा था। ये सिलसिला अब थोड़ा रुक जाएगा या फिर ये भी साथ साथ चलता रहेगा कि बारिश रुकेगी तो थोड़ी ह्यूमिड और हब्स फील होती रहेगी, या फिर अभी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा? बरसात की यह कारण ही है कि जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त तो मौसम जो है वो अच्छा फील होता है और खुशगवार एहसास होता है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया हुआ होता है, तो जिसके बायस फिर जो फील लाइक टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, हब्स की कैफियत जो है वो फिर कूद आती है। तो बारिश के दौरान तो बरसात के मौसम में ऐसे ही रहेगा कि मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, जो हम अभी आयशा भी बात कर रही थी, ह्यूमिड जो हम अभी फील कर रहे हैं, ये अगस्त में फील करते हैं, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? अभी चूंकि जून चल रहा है और ये मौसम पहले से हम फील करना शुरू हो गए हैं और ह्यूमिड ज्यादा हो रहा है, इसकी क्या खास रीजन है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त के अंदर क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से फिर हमारा फील लाइक टेम्परेचर जो है बढ़े हुए होते हैं। अभी भी जो क्योंकि बरसात का ऑनसेट था, बरसात से पहले क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तो इस वजह से हमें जो है वो हब्स की कैफियत महसूस हो रही थी और फील लाइक टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ था। ठीक है। अच्छा, प्री मानसून के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जरा अपडेट कर दें कि क्या वाकई में ज्यादा बारिशें होंगी और कहाँ पर जाकर दोबारा से हीट वेव या गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है? देखिए, ओवरऑल तो जो मेट ऑफिस ने प्रेडिक्शन की है कि नॉर्मल से और स्लाइटली अबव नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है। पंजाब के जो ज़्यादातर हिस्से हैं, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, इसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल रेनफॉल्स जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में होने की तवक्को है इस मानसून सीजन के अंदर। राइट, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें बता रहे थे कि मौसम कहाँ कहाँ शहरों में कैसा कैसा रह सकता है। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उनका एक सेइंग है, वो कहते हैं कि मोहब्बत गुलशने जारा बहार अस्त, यानी कि लव इज़ द ओनली सीज़न ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ। और मसला ये है स्प्रिंग के सीज़न का कि वो बहुत छोटा होता है, तो आई होप ये जो इस वक्त सीज़न चल रहा है, बारिशों का मौसम चल रहा है, ये बहुत छोटा ना हो, इसके अंदर हम अच्छे तरीके से हम इसको एंजॉय कर सकें। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे हमने क्या करना है बता दें। आगे हमने बात करनी है एक अहम मामले की, जंग जो चली है 13 दिन तक इसराइल और ईरान के दरमियान, अब वो जंग थम चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, पूरी दुनिया के लोग इस पर सुख का सांस ले रहे हैं, सुकून का सांस ले रहे हैं। अब जंगबंदी जो है वो दोबारा बहाल हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ खिलाफ वर्जी के बाद अब दोनों ममालिक की जानिब से जंगबंदी की पासदारी की जा रही है, क्योंकि कल हमने दोनों तरफ से इल्ज़ाम देखे। ईरान कह रहा था कि इसराइल ने खिलाफ वर्जी की, इसराइल कह रहा था कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो थम चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल उनकी तरफ से जो बयानात आए वो कुछ गुस्से में दिखाई दिए। खास तौर पर उन्होंने इसराइल की क्लास ली है, वो नाखुश है, कुछ नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं ईरान से तो नाराज हूँ, लेकिन मैं इसराइल से उससे ज्यादा नाराज हूँ। कहा क्या उन्होंने, जरा देखते हैं। As soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran. फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे सदर ट्रंप बहुत ज्यादा, और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने स्पेशली सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे थे, वो बार बार इसराइल को कह रहे हैं कि डोंट डू इट, लेकिन उसके बावजूद हम कल पूरा दिन ये खबरें सुनते ही रहे। लेकिन जितनी भी मेरी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से और मुबस्सरीन से इस सिलसिले में बात हुई, आपको पता है हम ट्रांसमिशंस कर ही रहे थे इस बारे में, वो ये कहते हैं कि ये सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहेगा। ये जो स्पेकुलेशंस है या कन्फ्यूजन है थोड़ी देर तक रहेगी, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी खबरें आ रही हैं कि सीज फायर बहाल है, इतना कोई मसला नहीं है। जी, अमरीकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। अब अगेन ये किस तरह का स्टेटमेंट है कि समझ नहीं आती कि इससे पहले वाला स्टेटमेंट ठीक था या ये वाला स्टेटमेंट, कौन सी वाली बात माने, पहले वाली या अभी वाली माने, ये हम कंफ्यूज हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि चाहते हैं ईरान जो है वो तिजारत करे, ईरानी बहुत अच्छे ताजिर हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा, उनके पास बहुत सा तेल है। ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि चीन भी ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। Enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders,
They're going to be a great trading nation, and Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. तो अब सिचुएशन ये है, लग ऐसा रहा है कि ट्रम्प जो है वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो खबरें आ रही हैं वो भी ज़रा आपको बता देते हैं कि ईरान ने जंग बंदी को इसराइल के खिलाफ अपनी फतह करार दे दिया है। तेहरान में जश्न का समारोह और इस तरह की वीडियो सामने आ रही थी जिसमें ईरानी बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे कि एक तो अटैक का जवाब भी दे दिया, अच्छे तरीके से अपना दिफा भी कर लिया इसराइल के हाथों, और इसराइल का पोल जो है वो भी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। यार अब ये खबर आ रही है, वो कहा जा रहा है कि ईरान ने जंग में तबाह होने वाले जो एटमी मराकज़ हैं उनकी दोबारा तामीर का फैसला कर लिया, और उनके जो हेड हैं इस प्रोग्राम के, जौहरी प्रोग्राम के ईरान के, वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ चंद महीने पीछे गए हैं, हमारा ये बिल्कुल तबाह नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ये दुनिया को एक क्लियर मैसेज है कि आप जो हमें तबाही के दहाने पे पहुंचाना चाहते थे आप उसमें बिल्कुल नाकाम हुए, और हम अपने पैरों पर खड़े होने की दोबारा से सलाहियत रखते हैं जहां जहां भी आपने नुकसान पहुंचाया है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर हमला करना जो है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर हमलों की मजम्मत ना करना भी मायूस कुन है, ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। और ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम रुकेगा नहीं, एटमी प्रोग्राम दोबारा से शुरू करेंगे, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। जो तज्जियाकार भी हमारे साथ गुज़श्ता रोज भी मौजूद थे वो भी ये कह रहे थे कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि ज्यादा तेजी से आगे ये सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है बल्कि अमेरिकी मीडिया जो है वो भी इस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका ईरानी जौहरी प्रोग्राम और उनकी जो तनसीबात है, जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, उनके ऊपर जो उन्होंने अटैक्स किए और जो भी उनके अहदाफ थे उनको हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा है। ना ही तनसीबात तबाह हुई हैं, ना ही कलीदी ढांचे को कोई नुकसान पहुँचा है। CNN के ऊपर इस सिलसिले में सारी रिपोर्टिंग जो है वो जारी रही, लेकिन ट्रम्प जो है वो सी ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से का निशाना बनाया। इस पर बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। एक तो मिडिल ईस्ट पर एक्सपर्टीज़ है इनकी, इनका फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट पर होता है। तज्जियाकार हैं मंसूर जाफर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है अहमद हसन अरबी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपको भी वेलकम करेंगे हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, इस वक्त सिचुएशन मिडिल ईस्ट की आप क्या देख रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि अब ट्रम्प के बयानात से भी ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, हम ईरान के साथ भी ट्रेड करें, चाइना के साथ भी ट्रेड जाती रहे। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो आपकी इस्तिलाह नॉर्मलाइजेशन का ताल्लुक है तो ये अपनी जगह एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से मुराद मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसराइल के साथ ताल्लुकात और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात और उनके साथ मामलात जो है वो नॉर्मलाइज करने की बात की जाती है, उस प्रिटेक्स्ट में नहीं। यकीनन अगर इस हम जंग के प्रिटेक्स्ट में देखें तो मामलात जो है इस वक्त मामूल की तरफ वापस आना शुरू मामलात इस वक्त मामूल की तरफ आना शुरू हुए हैं। लेकिन क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे इस जंग की तैयारी की गई और इस जंग को 10-12 दिन जो जारी रही है उसकी गर्द बैठते बैठते वक्त लगेगा। और ख़ास तौर पे ये सीज फायर के हवाले से अमूमी तौर पे देखा गया है कि जब ये सीज फायर अनाउंस होता है तो इसके बाद बैक एंड फोर्थ कुछ अर्सा स्किर्मिशेज हमले जो है वो जारी रहते हैं। और यही चीज़ हमने देखी है कि जैसे ही अनाउंस हुई उसके बाद भी तरफैन पर यही इल्ज़ाम आया कि उन्होंने इस सीज फायर को वायलेट किया है या वायलेट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर तो अमेरिका ने एक गारंटर के तौर पे ये सीज फायर करवाया है तो ये उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाए। आपके इल्म में होगा कि अगर यही सीज फायर की हिस्ट्री हम देखें, इससे पहले गजा में भी यही अमेरिका, कतर और मिस्र जो है ये गारंटर के तौर पे उस सीज फायर का भी हिस्सा थे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना मसनद इक़्तिदार संभाला और उसके बाद उन्होंने खुद से ही ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर ज्यादा देर चलेगा। फिर आपने देखा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर फलस्तीन की बात नहीं, अगर हम लेबनान की बात कर लें, हम मिस्र की बात करें, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टाइम इजराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी किया। देन हाउ कैन वी ट्रस्ट या हाउ कैन ईरान ट्रस्ट दिस सीज फायर? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसको अश्योर कराए कि ये सीज फायर बरकरार रहे और इजराइल इसकी खिलाफ वर्जी ना करे? वही मैं कह रहा हूँ कि जो अपने आप को गारंटर कहते हैं, असूली तौर पे तो मेरा मौकफ इस सीज फायर के हवाले से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद इस जंग में फरीक बन गए थे। उन्होंने जिस तरीके से अपने मुल्क के जहाज भेज के यहाँ पे हमले करवाए, B-2 बम्बार खासतौर पे, जिसके बारे में बड़ा प्राइड लेते हैं कि जी हमने दुनिया का बड़ा
सबसे बड़ा पे लोड जो है वो गिराया है और इसराइल के बचाव के लिए गिराया है वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में तो उनका खुद ये कहना कि ये सीज़फायर मैंने करवाया है, वो तो खुद एक पार्टी है, तो लगा उन पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है कि एक जंग में एक पार्टी जो है गारंटर की गारंटी कौन देगा? अहमद साहब, गारंटर की गारंटी कौन देगा और गारंटर पर ट्रस्ट कौन करेगा? क्या ईरान इस वक्त अमेरिका या इजराइल पर ट्रस्ट कर सकता है कि वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे? जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि पहले भी मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ ममालिक में सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती रही है, गजा की मिसाल हमारे सामने है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सीज फायर बेसिकली फंडामेंटली ये जंग के दरमियान में, कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में एक पॉज होता है। नेसेसरली जंगों का इख्तिताम नहीं होता सीज फायर। और आपको मिडल ईस्ट के अंदर जो आप कह रही हैं कि अभी जो जंग ईरान और इसराइल के दरमियान में जो वॉर हुई जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, इस जंग के बाद हालात नॉर्मल होंगे या नहीं, इसका एक सिंपल सा सवाल है। क्या इसराइल के हेजेमोनिक डिजाइन्स रीजन को लेके वो खत्म हो गए हैं इस जंग के बाद? क्या प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का, क्या वो खत्म हो गया है? क्या द ज़ायोनिस्ट नेचर ऑफ द इसराइलीज वो खत्म हो गई है? क्या ये थॉट प्रोसेस के पूरे मिडल ईस्ट के मुसलमान हमें सर्व करने के लिए बने हैं एंड वी आर सुपीरियर पीपल, और अगर हम ये सर्व करते हुए मर भी गए तो ये खुशकिस्मत हैं? क्या ये थॉट प्रोसेस इसराइल से खत्म हो गया? जो कि नहीं हुआ बिल्कुल। सिर्फ डायनामिक्स चेंज हुए हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल के लिए उनका एक्सपेंशनिज्म तो उसी तरह वहीं पे मौजूद है। जब मिडिल ईस्ट के अंदर ये ईरान और इसराइल की वॉर हो रही थी, क्या एक लम्हे के लिए भी उस दौरान गाजा का जेनोसाइड बंद हुआ? नहीं हुआ। क्या सीरिया के अंदर इसराइल तो इसको हम फिर वक्ती समझें? ये तवील मुद्दत ही नहीं हो सकता। मोर देन 800 जो फ़लस्तीनी हैं वो इस 12 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनको शहीद किया गया है। कल ही इसके ऊपर मैं रिपोर्ट पढ़ी थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें अहमद, तो आपको क्या लगता है ईरान ने कहीं ना कहीं पर आकर रोका तो है ना जो वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था इसराइल, कि वहाँ पर रजीम चेंज हो जाए। देन जो बहाना बनाया गया था कि वहाँ पर जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना है और जौहरी प्रोग्राम को रोकना है, वहाँ पर तो रोक लिया ईरान ने कुछ हद तक। जी मैं आपके साथ वही अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर अटैक्स किए B-2 बॉम्बर्स के साथ, वहाँ पे जब उसने अटैक किया अमेरिका ने, तो उस वक्त इरानियंस ने कहा कि हमारे वो जो प्लांट्स थे तीनों वो खाली थे, उनमें कुछ भी वो दे वर नॉट एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स। अमेरिकन्स भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स थे तो फिर तो कंटेमिनेशन और रेडिएशन सारी फैलना चाहिए, फिर तो चिनॉर्बल की तरह का वाकया होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इसी वजह से ही IAEA के हिसाब से यही लीगल था जो अमेरिका ने किया। ईरान का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको किसी किस्म का भी नुकसान अमेरिका नहीं पहुंचा सका। और फिर जब ईरान ने कतर के ऊपर स्ट्राइक्स की तो ईरान कतर को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। सो इट सीम्स कि ये एक तरह की जो जंग और जो मिसकैलकुलेशन तल अवीव और वाशिंगटन कर रहे थे पिछले 8-10 दिनों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर, ये एक फेस सेविंग थी, और वो फेस सेविंग देके उन्होंने इस जंग के अंदर एक टेम्परेरी पॉज लेके आए हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आपके साथ मैं ये करना चाह रहा था कि कायदे आजम ने 40s के अंदर इसराइल के बारे में कहा था कि अमेरिका और इंग्लैंड इसराइल से अपनी सपोर्ट निकाल लें तो फिर मैं देखता हूं कि ये रियासत कितने देर कायम रह सकती है, सरवाइव कर सकती है। इंग्लैंड की सपोर्ट तो कुछ हद तक बिनाइन हो गई, लेकिन इस पिछले 70 सालों के अंदर अमेरिका ने आउट ऑफ द वे जाके इसराइल को सपोर्ट किया। इसराइल ने 70 सालों में कोई जंग नहीं लड़ी अमेरिकन प्रेजेंस के बगैर, लेकिन अब तारीख में पहली दफा अमेरिका के अंदर इसराइल के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इसराइल के बारे में बात की, ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक्स जो प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन अमेरिका के, उन्होंने इसराइल को क्रिटिसाइज किया। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो सपोर्ट है आने वाले चंद महीनों और सालों में वो इसराइल से पीछे हटेगी, और तब देखना पड़ेगा कि इसराइल किस तरीके से मिडिल ईस्ट में सर्वाइव करते हैं। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी भी मुल्क को, स्पेशली मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री को ये कहकर निशाना बनाया गया हो या उसकी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया हो कि ये कोई ऐसे मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जो हैं वो बना सकते हैं। हमें याद है औज़राक के अंदर, इराक के अंदर किस तरह से निशाना बनाया गया था, बट अगेन उसके बाद वो सारा प्रोसेस एक्सिलरेट हुआ था। सद्दाम हुसैन ने
एक्सिलरेट कर दिया था उस प्रोसेस को, वहाँ पर रुका नहीं था, और ऐसी सिचुएशन हमें ईरान के अंदर भी नज़र आ रही है। मंसूर साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। आप डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार है इस सारे मामले के अंदर, स्पेशली सीज फायर के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत से मुबस्सिरीन ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ऑर्केस्ट्रेट किया गया लास्ट 2 से 3 डेज के दरमियान, क्योंकि ताकि इसराइल को भी फेस सेविंग मिल जाए, ईरान को भी फेस सेविंग मिल जाए, और अमेरिका जो है वो भी अपनी पोजीशन को रिडीम कर लें कि देखें मैंने, ट्रंप जो है वो कह दें कि मैंने देखें अमन कायम करवा दिया है। ये उनका अमन कायम करने का तरीका हमेशा जो है वो जंगों के रास्ते से ही आता है। वो तकरीबन जहां जहां अमन कायम करने का दावा कर रहे हैं वहां जंग नागुज़ीर है, और उस जंग को रुकवाने के हवाले से जो उनका किरदार है, मैं तो कम से कम उसको कोई इतना ज्यादा मुस्तहसन ख्याल नहीं करता। और इस जंग बंदी के हवाले से भी जो उनका किरदार है वो भी कुछ इसी नौयत का है। और आपकी बात ये किसी हद तक ठीक है कि हमें लगता है कि खास तौर पे जिस तरीके से आखिरी 2-3 दिन की एपिसोड है वो बिल्कुल एक कोरियोग्राफिक किस्म की एक्टिविटी लग रही थी। खास तौर पे जो ईरान की तरफ से अपने जो बुलंदबांग दावे थे जंग के दिनों में कि हम अमरीकी अहदाफ को खित्ते में निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने भी बड़ा वेल कैलकुलेटेड एक्टिविटी कतर पर जो मिसाइल दागे, और उसके बाद उनको प्रायर इंटीमेशन और खुद उसका भांडा जो है वो अमरीकी सदर ने फोड़ दिया कि जी हमें तो इतला दे दी गई थी, बल्कि मेरे कहने पर ही कतर के अमीर जो हैं या जो वजीर आजम है उन्होंने इस मामले में ईरान को राजी किया। और ईरान ने यकीनन बकौल जो इस वक्त हमारे पास इतलात आ रही हैं कि ईरान को भी कोई फेस सेविंग दरकार थी, तो उन्होंने फिर एक अरेंजमेंट के तहत बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको याद होगा 2020 में भी ईरान के एक बड़े ही अहम मिलिट्री कमांडर जो है अल-कुद्स फोर्स के कासिम सुलेमानी, वो इराक में असैसिनेट हो गए थे अमेरिका ने हमला करके, तो उनका जो जवाब लिया गया था या दिया गया था वो भी इसी तरीके से कोरियोग्राफिक एक्टिविटी के जरिए दिया गया। फिर खुद जो इस्माइल हनिया साहब की शहादत का जो जवाब है, मंसूर जाफर साहब, कैलकुलेटेड एक्टिविटी। ईरान का मौक़िफ़ था कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम मंसूबा है वो महफूज है और जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका इस बात को डिनाई कर रहा था। अब अमेरिकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सामने आई है, वो लीक हुई है, अमेरिकी मीडिया इसको कोट कर रहा है कि जो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वक्ती तौर पर ये मुतासिर ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई ख़ास डैमेज नहीं कर सका अमेरिका। देखिए जी, इस पूरे सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो आपके इल्म में होगा कि यही अमेरिकन इंटेलिजेंस, उनकी जो तुलसी गैबार्ड जो है, उन्होंने 1-1.5 माह पहले भी ये बात कही थी कि हमें किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं मिले कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप कर रहा है। और अब भी अगर उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है, ना तो ट्रंप ने वो पहली रिपोर्ट मानी है और ना ही उन्होंने ये रिपोर्ट माननी है, क्योंकि ट्रंप साहब और इसी तरीके से अब जो जौहरी तवानाई एजेंसी है जिसने बेसिकली एक फेक रिपोर्ट या एक दबाव में आके एक रिपोर्ट तैयार की कि जिसके बाद एक पूरा ताना बाना बुना गया इस हमले का, अब वो ग्रोसी साहब जो है वो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि अपना वो मैंडेट पूरा करने में नाकाम रहे, वो हमला रुकवाने में नाकाम रहे, और एक जारे मुल्क ने जिस तरीके से किसी दूसरे मुल्क की जौहरी तंसीबात पे हमला किया उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय वो इस वक्त मेहनतें कर रहे हैं। खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, बल्कि मैं अहमद की तरफ ये सवाल ले जाती हूँ। अहमद, ये रिवायत कितनी खतरनाक है कि एक सिर्फ से एक स्टेटमेंट दे के, हालांकि उसको बैक करने के लिए कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना हो, कोई दलील ना हो, कोई सबूत ना हो कि एक कंट्री जो है वो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तैयार करी है तो उसके ऊपर हम अटैक करने का इख्तियार रखते हैं। यही हमने इराक के अंदर देखा था और बाद में इस चीज़ को कन्फेस भी किया गया कि ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। ये कितनी रिवायत आपको खतरनाक लगती है? और अमेरिका को अगर हम देखें, ये उसकी रिवायत चलती आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ माइट इज राइट का कानून जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर राइज है, इराक वाला आपके सामने था, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे प्रोपेगेंडा किया, एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया और उसके बाद पूरे इराक को दे टर्न्ड इराक इनटू अ मैस ग्रेवयार्ड सिर्फ एक झूठ के ऊपर। और उसी तरह ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको लेकर भी झूठ बोले जाते हैं और वही आपने देखा कि वही ट्रेंड इंडिया भी फॉलो करता है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, एक स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद कहा कि जी मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा हूं। तो बात यही है कि दुनिया के अंदर आपका जो वो कहते हैं माइट इज राइट एंड ऑल एल्स कैन गो फ्लाई अ काइट, तो जो आप जिसकी लाठी उसकी भैंस है, आप हार्ड पावर जिसके पास है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, वो जो चाहता है इस दुनिया में करता है। सो आपका बात यही है, उसको डिटर करना पड़ता है और ऐसे मौकों के ऊपर आपकी जो गारंटी होती है, जो सिक्योरिटी गारंटी होती है, वो आपके मुल्क की फौज और आपकी विल और वो जो रिजॉल्व टू फाइट एंड प्रोटेक्ट योर कंट्री होता है। इसमें ये दुनिया का सिस्टम है, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है, दिस इज हाउ थिंग्स आर।
और ये जाहिर है जो ग्लोबल पीस है, जो ह्यूमैनिटी है, उसके लॉज के खिलाफ है, उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि दुनिया कम से कम इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फॉल्स नैरेटिव्स की बेस के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म तो लेके आए कि कम से कम वो चेक तो हो सके। यूएनओ इज देयर, लेकिन यूएनओ को बिल्कुल टूथलेस कर दिया गया है, क्योंकि यूएनओ को हमेशा देखा गया है कि जब इस तरह से बड़े ममालिक किसी छोटे मुल्क पे हमला करने की बात करते हैं तो यूएनओ जो है वो इट हैज बीन सीन सपोर्टिंग देम। एक लास्ट कमेंट कर दें, क्या मुस्तकबिल करीब में आपको दोबारा खुदा ना खास्ता इस तरह के मामलात होते हुए दोबारा नजर आ रहे हैं? जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा होगा। अभी इस साल के अंदर ये जो वाकया हुआ है, इसी साल में एक और वाकया भी हुआ है, ईरान और इसराइल के दरमियान में मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, जंग हुई है, दुनिया ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। बिल्कुल सिनेरियो पहले ठीक है, आपका कमेंट आ गया। अहमद मंसूर साहब, मैं चाहूंगी आप भी लास्ट कमेंट कर दें सारी सिचुएशन के ऊपर। जी, मैं भी इसी खदशे का इजहार करूंगा कि इस वक्त इसराइल और ख़ासतौर पे अमेरिका, अगर तो उनका ये जो मिडल ईस्ट के हवाले से एक एजेंडा है वो किसी तरीके से अगर वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है या उसे रोल बैक करने के लिए तैयार है, तो फिर तो एक खित्ते में नई शुरुआत हो सकती हैं, एज लॉन्ग एज ये एजेंडा और एक्सपेंशन डिज़ाइन मौजूद है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ईरान के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि ईरान पर भी जो इल्ज़ाम है वो खित्ते में जिस तरीके से अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों, जिन्हें प्रॉक्सीज का नाम दिया जाता है, उसके जरिए उनके भी एक तोसी पसंद तो खत्म कर दिया गया ना मंसूर साहब, प्रॉक्सीज को तो इसराइल ने सबसे पहले। ठीक है, आपका कमेंट आ गया, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अरबी अपने तज्जिया जो है सारी सिचुएशन के ऊपर दे रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आलमी इदारे हैं, स्पेशली अगर हम यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, अगर ये कवानीन जो हैं उनके ये बड़ी कंट्रीज नहीं मानती हैं, तो फिर छोटी कंट्रीज जो हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हम इन कवानीन की पाबंदी जो है वो क्यों करे, आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी है और माइट की राइट के लिए क्यों जरूरी है। भैंस जिस जंगल का कानून अगर बड़े मुमालिक फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये इदारे भी तो वही चला रहे हैं ना, ये इदारे चलाने वाले भी वही, अगर ट्रेंड सेटर वही हैं तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हम एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। ईरान और इसराइल जंगबंदी के बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ गई है। एक बिटकॉइन की कीमत में $6,500 यानी 18 लाख रुपए से जायद का इजाफा जो है वो हुआ है। बिटकॉइन की कीमत 99,600 से बढ़कर $1,06,000 से जायद हो गई है। और इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत देखें तो 3 करोड़ से ऊपर चली गई है। एक बिटकॉइन 3 करोड़ से ऊपर का हो गया। आपके पास है बिटकॉइन? मैं बताती नहीं हूँ सबको, लेकिन ये है कि ये बिटकॉइन जब ऊपर नीचे जाता है ना तो मेरा दिल भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। बस समझ गई। अच्छा, सिचुएशन ये थी कि इस जंग से पहले बिटकॉइन की कीमत अराउंड 1,09,000 10,000 के करीब पर ये ट्रेड हो रहा था। उसके बाद ये नीचे चली गई, 1 लाख से थोड़ा सा नीचे गई थी। अब ये सीज फायर हुआ है ईरान और इसराइल की जंग का, तो ये दोबारा से $1,06,150 पर खड़ी हुई है। 0.81% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ आई रियली वांट टू नो कि डॉज जो है उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये कॉइन जो है आपको पता है इलॉन मस्क का है और वो बड़ा कहते रहे हैं इसके बारे में कि ये बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन इस वक्त इसकी सिचुएशन जो है, ये कीमत जो है 0.16 पर खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम मकामी मईशत की बात करें तो ईरान इसराइल की जंगबंदी के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज हमारी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ मुस्बत रुझान देखने को मिला और 100 इंडेक्स जो है वो 5,878 पॉइंट्स के इजाफे से 1,22,045 की सतह पर पहुंच चुका था। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स से 5% इजाफे के बाद कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया था। चूंकि जब 5% का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो 1 घंटे के लिए मेरे ख्याल से कारोबार को जो रोक दिया जाता है वहां पर एक्टिविटी रुक जाती है। तो कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 6,079 पॉइंट्स के इजाफे से 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे खाकान साहब। आपको ये बताइए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी गुज़श्ता रोज देखने में मिली है, मुस्बत रुझान देखने में मिला, 5,000 पॉइंट से ऊपर गया स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, तो इस मुस्बत तब्दीली की वजह क्या है, तेजी की वजूहात क्या है? जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि ईरान और इसराइल का आपने देखा होता है, तो जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं बहुत। यू गो बैक अ फ्यू डेज तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की उन एक्सचेंजेस में से थी जिसने बहुत रिएक्ट किया नेगेटिवली भी। ऑफ कोर्स 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो हमारे बॉर्डर एरिया में ही ये सब कुछ हो रहा था अराउंड बलूचिस्तान, तो बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। हालांकि वर्ल्ड मार्केट्स में जो ऑयल था उसकी कीमत तो $10 ज़रूर बढ़ी थी,
बट जो बाकी मार्केट्स थी उन्होंने इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया था और यही सोचा था कि ये एक कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट होगा, शॉर्ट लिव्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, टारगेटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर डिसिपेट कर जाएगा, बेटर सेंस वुड प्रिवेल। क्योंकि पाकिस्तान मार्केट की डिप भी ज्यादा थी, तो जो कल वापस भी आई है, ऑफ कोर्स बिकॉज ये हमारे बॉर्डर एरिया में है, हम एक सेंस में कहीं इनखला ना हो जाए, वहां से हमें रेफ्यूजीज ना लेने पड़े या वॉर एरिया उस तरह ना बन जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट ना डिस्टर्ब हो। और फिर ये कि अगर तेल की कीमत बहुत बढ़ जाती, यानी कि $85-90 तक चली जाती, तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि हमारे जो पैसे बाहर से आते हैं एक्सपोर्ट में, रेमिटेंसेस में, उनको मिलाकर जो हम इंपोर्ट का बिल पे करते हैं उसमें एक खसारा ना आ जाए। सो ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत एक शार्प मूवमेंट्स हुई हैं, बट जब ये चीज़ें डिसिपेट कर गई तो इन्वेस्टर्स ने वही ट्रेंड जो इस वक्त मुल्क में है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, IMF की इंगेजमेंट चल रही है, रिजर्व्स का बिल्डअप है, इन्फ्लेशन डाउन है, इन द शॉर्ट टर्म एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है साइंस हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो ये इसका जो असर है फौरी तौर पर मईशत पर जंगबंदी का, ये किस कदर आपको हकीकी लगता है? और ये भी बताएगा कि इसको हम वक्ती समझें या फिर ये तवील मुद्दती भी हो सकता है? पाकिस्तान की मईशत में पिछले 1.5-2 साल में एक स्टेबलाइजेशन आई है। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अथॉरिटीज़ ने IMF की इंगेजमेंट और बाकी जो अपने रोल ओवर्स हैं वो सब कर लिए हैं, और एक जो बजट भी है उसमें खसारे को कम करना, यानी कि टैक्सेस और एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसको मिनिमाइज रखना, ये रखकर मुल्क को चलाया है। ये स्टेबलाइजेशन उन ममालिक के लिए जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हो अच्छी होती है। अब जो एग्जोजनस, अगर बाहर के कोई शॉक लगे, तेल की कीमत बढ़ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट जाए बिकॉज एरिया में एक वॉर चल रही हो, अगर ये डिसिपेट होते हैं तो ये फिर वही मैं कहता हूँ कि आपको मौका देता है। ये इसकी वजूहात क्या हैं और कितनी ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? इस वक्त जो तेजी देखी जा रही है, डेफिनेटली प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान जैसी स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत छोटी है, अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी ममालिक के साथ, इसको एक तगड़ा इन्वेस्टर ही हिरा कर रख देता है। व्हाट यू थिंक, हम किस हद तक और कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, या फिर इन्वेस्टर जो हैं उनका एतमाद कब तक बहाल रहेगा? देखिए, पाकिस्तान का ये जो 14-18 महीने का सफ़र है, जहाँ से स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख को क्रॉस किया और 1,21,22 हज़ार पे ट्रेड कर रही है, इसको अगर आप 40,000 से देखें तो आपको लगेगा कि मार्केट ने बहुत बढ़ी है। पर ये भी याद रखिए कि मार्केट एक लेवल पे ट्रेड कर रही थी कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट और इस तरह की जब बातें हुई तो जो प्राइसेस थी वो बहुत नीचे चली गई थी, तो वहाँ से मार्केट ने एक री रेट किया है। आज री रेट करके मार्केट इज ऑन अ मच बेटर प्राइस टू जो अर्निंग्स हैं कंपनीज की। सो एक तो ये बात है। अब इसकी जो फर्दर कंटिन्यूटी है वो IMF की इंगेजमेंट का होना, बट अब उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि टाइम और स्पेस तो आपको मिल गया है कि आप वाकई कितने रिफॉर्म्स करते हैं, प्रोडक्टिविटी के, प्राइवेटाइजेशन के, हुकूमत के फुटप्रिंट को ठीक करने के। बजट आ गया है, पर सबको मालूम है कि बजट की जो एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म हैं, जो NFC है जिसको दोबारा सोचना है, वो सब काम अभी होने वाला है। सबको मालूम है कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है कि बजट में खसारे को कम किया जाए, बट जो स्टेट को टैक्सेस रियल एस्टेट से, रिटेल से, सूबों को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कलेक्ट करने हैं, अगर तो आप इस तरफ डायरेक्शनली चलेंगे और आप जो कह रही हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे, तो मार्केट और री रेट कर सकती है। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान 6-7 का जो ट्रेडिशनल प्राइस टू अर्निंग्स है उस तक ही पहुंचे और ये अब 1.25 लाख और 1.5 लाख के बैंड में हम देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है ये जो फोकस करिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और देन अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उसके अंदर भी आके यही बात की गई थी, बाहर आकर जो अभी तक सामने आया है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेडिंग हो सकती है, और उसके साथ साथ हमारी मादनियात जो है उनके ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। व्हाट डू यू थिंक, इस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है कितना रिलायबल हो सकता है और कितना बेहतर हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए? पहली बात जो आपने कही ना, माइंस एंड मिनरल्स, ये पाकिस्तान की एक स्टोरी है जो हम अभी तक लिख नहीं पाए हैं, पर ये एक रियल स्टोरी है। जो टिटियम बेल्ट है जो बलूचिस्तान में है, उसमें गोल्ड, जिंक,
कॉपर, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप तहकीक करें और जो सर्वेज हैं जिनको जियोलॉजिकल सर्वेज कहते हैं, और ये बहुत से यूएस बेस्ड हैं, जो इस वक्त रेकोटिक की माइनिंग हो रही है। 1974 से एक अमेरिकन कंपनी ने ही इसका जियोलॉजिकल सर्वे किया था। सो ये तो बात बिल्कुल मुस्तहकम है कि हमें इस पे आगे जाना है, हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, पाकिस्तान को खित्ते में भी और ग्लोबली भी पोर्ट्रे करना है कि हम सीरियस हैं इसमें। बारेक गोल्ड और इस तरह की और कंपनीज के साथ एंगेज करना है, और कतर, मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, सबको ज़रूरत है इन मादनियात की, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है। सो दिस इज़ अ गुड स्टोरी, ग्रीनिंग की तरफ जाना है। सो दैट्स अ गुड स्टोरी, बट ये स्टोरी डेवलप करना इतना आसान नहीं है। लॉजिस्टिक्स के पैसे, एफडीआई का कवर, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इयर्स टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। ये तो एक बात। तरफ अगर बेबी स्टेप्स अभी से लेने शुरू कर दिए जाएं या हुकूमत इस पर अभी से इक़दामात शुरू कर दे तो फिर हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप अगर उन लड़कियों में से हैं, उन ख़वातीन में से हैं, या फिर उन लोगों में से हैं जो ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और आपको ये कंसर्न होता है कि पता नहीं आप महफूज हैं या नहीं हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तेज़ रफ्तारी का दौर है, डिजिटल का दौर है, और ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो पुलिस चौकी या फिर पेट्रोलिंग तक महदूद नहीं रही है, बल्कि आपके स्मार्टफोन का एक बटन भी आपकी हिफाजत का जरिया बन सकता है। बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का जो स्टेप लिया गया है, खासतौर पर शहरियों और खासतौर पर जो फोकस है ख़वातीन और फैमिलीज़ को किया गया है, ताकि वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसको मुकद्दम रखा जा सके, उनके लिए कदम उठाया गया है, और वो है ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप का इजरा। जी हाँ, ये कदम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उठाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ये एप्लीकेशन फ़िलहाल, और इसके ज़रिए शहरी किसी भी ऑनलाइन या रोड पर मौजूद टैक्सी के QR कोड को स्कैन करके ये मालूम कर सकते हैं कि आया वो गाड़ी और वो जो ड्राइवर है वो इस्लामाबाद पुलिस में रजिस्टर है भी या नहीं। और ये जो इकदाम उठाया गया है ना सिर्फ जराइम की रोकथाम में मदद देगा आयशा, बल्कि जो ऑनलाइन टैक्सी सफ़र है उसको महफूज बनाने में भी एक अहम संगे मील साबित हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ये ऐप किस तरह से काम करेगी, किस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DG से इस्लामाबाद शाकिर हुसैन दावर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शाकिर साहब? ठीक ठाक? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अच्छी हो गई आपकी? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। शाकिर साहब ज़रा थोड़ा सा बताइए इस ऐप के बारे में, कैसे ये काम करेगी, कैसे सोचा गया कि ये लॉन्च की जानी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा पहले ज़रूरत कैसे महसूस हुई? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बताता चलूँ कि इसकी ज़रूरत ऐसे महसूस हुई कि जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, वो अमूमन टैक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल जो रजिस्टर्ड कंपनियां आई हैं कैब्स की और टैक्सीज़ की, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और हमने देखा है अपने क्रिमिनल डेटा से ये एनालाइज़ किया है कि बहुत सारा हमारा क्राइम जो है वो टैक्सी से रिलेटेड भी है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई टैक्सी इस्तेमाल होता है, कोई वारदात है, कोई रॉबरीज़ हैं, डिकॉइटीज़ हैं, रोड के ऊपर स्नैचिंग की इंसिडेंट्स हैं। तो अमूमन जो है ये जो टैक्सीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्सीज़ कंपनीज़ के हैं, उसमें अक्सर जो है ना वो मुलव्वस पाए जाते हैं। और इसके अलावा हरासमेंट के काफ़ी सारे इश्यूज़ सामने आ रहे थे, जिसमें स्पेशली लेडीज़ के साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो अमूमन अपने वर्क प्लेस से या ऑफिस से रात को लेट शाम को वापस घरों को लौटते हैं, या समटाइम्स दिन में भी इवन, लेकिन स्पेशली उनके लिए जो सुबर्बन एरियाज़ में जो टैक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लेडीज़, उनको ये जो हरासमेंट के इश्यूज थे वो काफ़ी सारे थे। इवन यहाँ तक कि किडनैपिंग भी हो चुके हैं, और लोग, मुझे याद है कि ऐसी भी खबर आई थी कि एक मर्डर तक हो गया था, लेकिन वो खातून नहीं थी, एक लड़का ही था जिसका मर्डर हुआ था। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये ऐप जो है इसको कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, कैसे ये काम करती है? एंड देन ये जो मैं ब्रेक में भी बात कर रही थी, गाड़ियाँ क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं आपके पास, या उनका भी अभी अमल जारी है? ये जो ऐप है बेसिकली ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम है। अभी तो फ़िलहाल ये अवेलेबल है, इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
और एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर अभी फ़िलहाल डाउनलोड किया जा सकता है। ये भी मैं नाजरीन के नॉलेज के लिए शेयर करता रहूँ कि आईफोन के ऊपर फ़िलहाल ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऐप स्टोर के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर अभी अनकरीब हम इसको लेके आ रहे हैं। ये कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये अभी प्रोसेस में है, हम इसको डेवलप कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको फर्दर रिफाइन करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है फंक्शनैलिटी का कि ये एक QR कोड हमने इशू किया है तमाम टैक्सीज़ को जो हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि 2000 से ज़्यादा हैं टैक्सीज़, 2000 से ज़्यादा है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक ये कोई 5-6 हज़ार तक टैक्सीज़ ऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छी रेशो है। देन अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये हो रहा है तो बहुत अच्छी तो रेशो ये है। जितने टैक्सीज़ हम रजिस्टर कर रहे हैं, हर टैक्सी को एक यूनिक QR कोड इशू किया जाता है। वो QR कोड डिस्प्ले होता है टैक्सी के विंड स्क्रीन के ऊपर या साइड स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। वो QR कोड जो है उसके अंदर उस टैक्सी और उस टैक्सी के जो ड्राइवर्स हैं, अगर ड्राइवर एक से ज़्यादा भी हैं तो उन तमाम ड्राइवरों की डिटेल्स, बायोडाटा जो है उसके अंदर फीड होता है। उसके बाद जब ऑनलाइन जो आपका ऐप है जो आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाता है, उसको सिंपली आप अपने यूज़र नेम ID के साथ उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आप अपना नेम, ID कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, ये 2-3 चीज़ें इंटर करके आप उसमें अपना यूज़र ID क्रिएट करते हैं और वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं तो आप QR कोड को स्कैन करते हैं। एट 1 क्लिक आपके पास जो है उस टैक्सी और उस टैक्सी को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे हर ड्राइवर को रजिस्टर होना लाजमी है? ऐसा कोई रूल बनाया गया है कि सारे जितने भी, अब ज़ाहिर है कई कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं सिलसिले में, सब ड्राइवर का रजिस्टर होना लाजमी है? बिल्कुल। अभी जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कंपनी से वो ये है कि आपकी जितने भी ड्राइवर्स हैं, एक टैक्सी अगर 2-3 शिफ्टों में भी काम करता है तो जो 2-3 ड्राइवर्स हैं वो 10 ड्राइवरों तक उसमें ऑप्शंस हैं एक QR कोड के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर कोई छोड़ के चला गया, कोई नया आ गया, तो वो डेटा अपडेट होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये स्टार्ट है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल फ्लॉज भी सामने आती हैं। लॉन्च हो चुकी है? लॉन्च हो चुकी है। ठीक है। लेकिन अब इनिशियल फेज़ इसका हमने लॉन्च किया है। उसमें हम ये 2 फीचर्स जो है सिटीजन्स की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए हम दे रहे हैं। एक तो ये फीचर है उसमें कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठे आपको ये पता चल जाता है कि ये टैक्सी पुलिस के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है। और दूसरा ये कि टैक्सी चलाने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, उसका ID कार्ड नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किस कंपनी का टैक्सी है ये, ठीक है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या गाड़ी ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ मूव कर रही है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन खास तौर पर खवातीन के लिए बड़ी इफेक्टिव है। उनको एक सेफ्टी फील होगी अगर वो ऐसी गाड़ी में बैठ रही हैं जिनका सारा डेटा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को शक हो किसी ड्राइवर पर तो वो किस तरह से कंप्लेन किस तरह से कर सकता है? एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था कि दूसरा जो फीचर है वो उसके अंदर SOS का फीचर है, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी है इसके अंदर। ठीक है। उसी ऐप के अंदर आप वो जो इमरजेंसी SOS बटन है, पैनिक बटन, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे पुलिस को एक अलर्ट जनरेट होगा, जिससे पुलिस के कंट्रोल रूम में आपकी इंफॉर्मेशन, आपके टैक्सी की इंफॉर्मेशन, इवन आपकी GPS लोकेशन भी वहाँ पे आ जाएगी। आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एट 1 क्लिक आपकी लोकेशन और आपकी सारी इंफॉर्मेशन और टैक्सी की इंफॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम को मौसूल हो जाएगी। व्हाट इज द रिस्पांस टाइम? एंड देन पुलिस विल रिस्पॉन्ड टू यू। वो कॉल आएगी आपको, ठीक है, और वहाँ की जो नज़दीकी मोबाइल है या डॉल्फिन स्क्वाड है या थाने की कोई गाड़ी है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे फौरी तौर पे विद इन 5 to 7 minutes। ठीक है शाकिर साहब, लोगों में अवेयरनेस के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितनी इस एप्लीकेशन के बारे में अवेयरनेस है, आप किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं? ज़ाहिर है सोशल मीडिया के जरिए क्या काम हो रहा है वो ज़रा हमें बताएं। अभी तक रिस्पांस कैसा है? अभी तक हमने अपनी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं पुलिस के, उसके ऊपर इसको प्रोपेगेट किया है, और चूँकि रिसेंटली लॉन्च किया है अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि टैक्सीज भी तकरीबन कोई 30% हमने रजिस्टर्ड किए हैं, तो नाउ we are just in the process of introducing it to the public। और यही जो है हम आपकी वसातत से भी और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये आपकी सहूलत के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, सिंपल आप अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और उससे आपकी जो सेफ्टी है सफ़र के दौरान वो इंश्योर। और अभी सेफ सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये अवेलेबल है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है अभी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। विद इन नेक्स्ट में भी हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। जबरदस्त, वहाँ से इजीली आप डाउनलोड। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन रावर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है ना वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती है, आपको साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको पता होता है कि आप सेफ अगर महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स में बात कर रही हूँ। वंस अगेन आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे बढ़ जाते हैं जी, हमने कुछ मकामी सियासत की बात कर ली है, क्योंकि उसके बगैर हमारा शो जो है ना वो अधूरा रह जाता है, और हम कुछ बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो पेश हुआ और पास भी हो गया है। अब पीटीआई के अंदर से ही आवाज़ें भी उठ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहले कहा गया था कि बानी पीटीआई से मुशावरत होगी, वो अपनी जो तजावीज़ हैं वो सामने रखेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है इस बजट के अंदर, लेकिन उनसे मुलाकात के बगैर, उनसे मुशावरत के बगैर ही ये बजट पास हो गया। लेकिन काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो आवाज़ें ये भी उठ रही हैं, माइनस बानी पीटीआई की आवाज़ें भी हमने सुनी है। तो ये अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए क्या कहा है, आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में माइनस बानी पीटीआई हो गया है। ये अलीमा खान जो अहम पीटीआई जो एमपीएज हैं उनका बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें घर चले जाना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ब्यूरो चीफ तारिक वहीद उससे पहले सुना दे अलीमा खान ने कहा क्या, जरा सुन लेते हैं। खान को माइनस कर दिया गया, मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। देखें, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बजट पास हुआ। क्या केपी असेंबली के मेंबर जो खान का वोट लेकर उसके वो क्या कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, इमरान खान का वोट उनके पास है, वो नहीं आके यहाँ खड़े हो सकते थे। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, इस मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। कल काफी जज्बाती नजर आई अलीमा खान, एक तो थोड़ी सी अफसुर्दा भी नजर आई कि बाकी पीटीआई की रहनुमा जो है वो क्यों नहीं आते हैं, जिस तरह से वो खुद खड़ी होती हैं धूप के अंदर, बाकी रहनुमा आकर क्यों खड़े नहीं होते हैं। एंड देन उन्होंने सवाल किया कि अगर एमपीएज और एमएनएज ये बोझ नहीं उठा सकते तो उनको घर चले जाना चाहिए। अब सिचुएशन क्या हुई है केपीके के अंदर और किस तरह से बगैर बानी पीटीआई की मुशावरत के बजट मंजूर कर लिया गया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे सारी स्टोरी ज़रा जानते हैं, देन कोशिश करेंगे कि पीटीआई के भी किसी लीडर को लें और उनसे उनका तज्जिया जाने कि वो क्या कहते हैं। तारिक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इस वक्त केपी में क्या हो रहा है, या केपी असेंबली के अंदर क्या सिचुएशन है? पीटीआई के लोगों के दरमियान भी तशवीश पाई जा रही है कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर कैसे मंजूर हो गया यह बजट? आयशा, ये बजट के मामले को चूँकि एक आईनी तकाजा था, उसको लेकर एक तरह से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की थी और एक जज्बाती फ़िज़ा पैदा कर दी कि पैटर्न इन चीफ से मशावरत के बगैर वो केपी असेंबली से बजट पास नहीं करने देंगे। खुद ही एक जज्बाती तकरीर करती, लेकिन ये सूरत हाल पैदा करने के बाद वो खुद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। अभी कल परसों इस सारी सूरत हाल के बावजूद इस आईनी तकाजे को पूरा करते हुए केपी असेंबली ने यह बजट पास कर दिया। आज ज़िमनी बजट जो है वो भी पास हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने इस बजट के आईनी मामले को लेकर एक सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की, वफाक पर प्रेशर डालने की कोशिश की, साथ ही एक ऑप्शन उसने ये भी निकालने की कोशिश की शायद उन्हें पैटर्न इन चीफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा एक और फ़ायदा वो यह हासिल करना चाहते थे कि पार्टी के कारकुनों में जो उनकी गिरती साख है उसको वो बहाल कर सके। लेकिन ये सारा मामला उल्टा हो गया, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कर दी कि हम बजट पास नहीं करने देंगे मशावरत के बगैर, तो उसके बाद अपोजिशन मुतहरिक हो गई और 31 जून से पहले चूँकि बजट आईनी तकाजा होता है कि उसको पास करना होता है, उसके बाद आईनी जो ऑब्लिगेशन है वो शुरू हो जाती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है नाफिज हो सकती थी, उसका खदशा बढ़ गया था, गवर्नर राज या सदर जो है मुदाखलत कर सकते थे। तो इस पूरे मामले को लेकर ये खौफ फैल गया कि ऐसा ना हो कि वाकई जो फुलटास पीटीआई ने खुद फेंका भेजा है उसको अपोजिशन को, उस पर वो छक्का ना मारे। आईनी इम्प्लीकेशंस भी आ सकती थी, ठीक है तारिक, आईनी इम्प्लीकेशंस भी आ सकती थी, लेकिन फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो जिनको एक्सेस है बानी पीटीआई तक, उनके थ्रू भी मुशावरत की जा सकती थी। इसके ऊपर खैर हम मजीद बात करते हैं आपसे। अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे ज़रा बात कर देते हैं। साहब, ये जो बयानात आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से और फिर जो अलीमा खान ने कहा है, अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बानी पीटीआई को कमज़ोर करने के एजेंडे पर लगे हुए हैं। इन सारे बयानात का मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इख्तलाफात है इस वक्त पीटीआई में?
मेरा ख्याल में यही वजह होगी कि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑपोजिशन को दबा रहे हैं और हर किस्म के हरजे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने एकदम से यही किया होगा कि जल्दी से इसको पास करवा ले। ठीक है। अच्छा, तो अहमद साहब, फिर अगर हम पीटीआई की बात करें तो फिर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल इसके अंदर आ रहा है? क्योंकि अलीमा खान तो कुछ और कह रही है, वो कहती हैं कि एमपीएज एमएनएज अगर ये भार नहीं उठा सकते हैं तो उनको घर चले जाना चाहिए। देखिए, मुनज़्ज़म कोशिश तो नहीं जा रही है, लेकिन जो एक्ट एंड डीड्स है ना, पार्टी इतने मैच्योर तरीके से इनकी लीडरशिप जो है इस वक्त चल रही है कि वो अलीमा खान जो कह रही हैं वो नेट रिजल्ट उसका उस तरफ निकल आता है। और इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि किसी के कोई डिसलॉयल है टुवर्ड इमरान खान, लेकिन इतने मायोपिक हैं, उनमें पॉलिटिकल सेंस इतनी ज्यादा जो होनी चाहिए एज ऑपोजिशन पार्टी, जो लीडरशिप के अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस की पावर, रेजिस्ट करने की एबिलिटी और विथस्टैंड करने की प्रेशर को, ये उसमें कमी है इस बात की, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अहमद उवैस साहब, बानी पीटीआई की रजामंदी और बैरिस्टर सैफ से मुलाकात के बाद भी अगर रिजर्वेशंस हैं, इसके बाद भी इख्तलाफात बाकी हैं, तो इसकी असल क्या वजह है फिर? अब ये देखना, असल बात यह है कि इख्तलाफात की सही नौइयत क्या है, क्योंकि बानिया पीटीआई को इमरान खान को जब जाके अव्वल तो मिलने नहीं देते हैं, तंग करते हैं वहां पर ये, और फिर जब मिलाते हैं वहां बातचीत होती, वहां पे कोई उनका कोई बात उसने कही है वो नोट भी कोई नहीं कर सकता। अब आप एक जुबानी बात करके आते हैं और उसके बाद फिर उस बातचीत को अपने अल्फाज में दोहराते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, और यही नुकसान है सबसे बड़ा। इसलिए इमरान खान ने कहा कुछ होता है, उसकी क्या शक्ल बन के सामने आती है वो और हो जाती है। ये कम्युनिकेशन गैप जो है डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अहमद साहब, बैरिस्टर गौहर की जानिब से करार दिया गया कि बजट जो है ये गैर मंजूर शुदा है, ये वो आईनी बात कर रहे हैं या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बगावत भी है? मेरा ख्याल में ये आउटराइटली ये स्टेटमेंट गौहर को देनी नहीं चाहिए थी, और ये भी दिस रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हो भी तो बड़े एहतियात की जरूरत थी। यहाँ पे आप बातचीत करते, देखते, परखते, स्टेटमेंट के ऊपर जोर देना, जहाँ स्टेटमेंट देनी होती वहां पे स्टेटमेंट दी नहीं जाती है, वरना स्टेटमेंट का वक्त जो था, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी जब, उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जब ईरान और इजराइल की जंग हुई और अमेरिका बीच में कूदा है, दैट वाज द टाइम के पीटीआई अपने एक मौकफ देती बड़े भरपूर अंदाज के साथ, और वहां पे भी कोई नहीं किया, किसी खामोश रही लीडरशिप। और अब ये बगैर पार्टी के कंसल्टेशन के एक चेयरमैन साहब इसके बयान दे रहे हैं, इख्तलाफात जो है ना ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तारिक आपकी तरफ वापस आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है ये सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो पीटीआई की पोजीशन है, इसमें आपसी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से पीटीआई की अपनी सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है? आयशा, बात हो रही है अलीमा खान के सख्त बयान की, तो उस पर कल रात को अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल आया था। जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ पार्टी के पैटर्न इन चीफ को जवाबदेह है। उन्होंने अलीमा खान का नाम भी कोट करने की वो नहीं की जहमत नहीं की, और कहा कि वो सिर्फ उन्हें जवाबदेह है, उनके बयान पर जवाब देंगे। दूसरी बात यह कि रात को उनका एक वीडियो स्टेटमेंट इसके बाद सामने आया है, तो उसमें उसका मुखातिब जो है वो ना अपोजिशन ना वफाकी हुकूमत बल्कि अपने कारकुन थे। वो बड़े सख्त लहजे में उन लोगों को साजिशी और मुनाफिक करार दे रहे थे, जिन्होंने इस बजट के हवाले से मुहिम चलाई सोशल मीडिया पर और अली अमीन गंडापुर या सूबाई हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की। एक तरह से फिजा भी अली अमीन गंडापुर ने खुद ही ये पैदा की, जज्बाती फिजा, और रात को सारा बुखार जो है उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों पर ही बरह रास्त निकाला और कहा कि ये अपने पार्टी जो बानी चेयरमैन है उनकी रिहाई की जो तहरीक चलाई जा रही है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी में एक तरह से मुनाफिक लोग हैं। तो एक तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह आपने बात की कि पीटीआई के अंदर महाजराई की जो कैफियत है, एक तंजीमी पार्टी है, एक पार्लिमानी पार्टी है, ये इन दोनों के दरमियान जो महाजराई की कैफियत है, बेसिकली ये जो इख्तलाफात है, ज़ाहिर है आप इसको एक्सप्लेन भी करें, आपको नहीं लगता इसकी वजह कम्युनिकेशन गैप भी है? जिस तरह अभी अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी बात कर रहे थे कि बात वो कुछ करते हैं या बाहर आके कोई और चीज़ कम्युनिकेट कर दी जाती है, ये जो गैप है ये बेसिकली असल वजह बन रहा है।
बिल्कुल बुनियादी नुक्ता ये है कि क़ियादत का बहरान है इस वक्त। पार्टी की क़ियादत अगर आप देख ले तो आमली तौर पर जो है अली अमीन गंडापुर ही इसको संभाल रहे हैं। उन्हें यहाँ पर हुकूमत संभाली हुई है, पार्लिमानी पार्टी को देख रहे हैं, एक तरह से उसको पार्टी को अनअनाउंस वही लीड कर रहे हैं। जितने भी MPAs है, मिनिस्टर है, उनका उन्हीं पे कंट्रोल है। पार्टी के उमूर जितना एजेंडा होता है अपने तौर पर वो पेश कर रहे हैं। तो पार्टी की क़ियादत का बहरान है। जिस बंदे की रसाई हो जाती है पैटर्न इन चीफ तक, वही बाहर आकर जो बयान देता है उसी को फॉलो किया जाता है। अभी अब रसाई की कैफियत इस नौयत तक पहुंच गई है कि बैरिस्टर साहब तो कल मिले पैटर्न इन चीफ से, लेकिन अली अमीन गंडापुर आज भी सुप्रीम कोर्ट गए। आज भी उन्होंने दरख्वास्त जमा की कि उनको अपने पैटर्न इन चीफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इसमें एक और नुकता ये भी है, बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि पार्टी के पैटर्न इन चीफ ने जो डिमांड की थी कि एक कमेटी बुलाई जाए, वो उनसे मुलाकात करे जो उन्हें ब्रीफिंग दे इस बजट के मामले पर। तो इस कमेटी में अली अमीन गंडापुर, साथ ही मुशीर खजाना है मुज़म्मिल असलम, जो क्रिटिक्स है ना पाकिस्तानी सियासत को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, जो मुबस्सरीन है, वो इस बारे में कहते हैं कि समझ नहीं आ रही है कि ये खुद कंफ्यूज हैं या फिर कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, या पार्टी को अंदर से जानबूझकर जो सिचुएशन है ना उसको मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि PTI को नुकसान पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। तारिक वहीद हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, स्पेशली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर की बात करें, वहाँ की सियासत के ऊपर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम सेगमेंट्स हमारे पास, उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। काफ़ी दिन से क्रिकेट पर बात नहीं हो रही, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज हमने सोचा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों की लॉट तैयार करने का जो मिशन है वो इस वक्त चल रहा है लाहौर में। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले में फ़खर जमान, सऊद शकील समेत मजीद 15 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई जाए, उसके साथ साथ नए खिलाड़ी जो जिनको लाया जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NCA के कोचेस सीनियर और उभरते हुए क्रिकेटर्स की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने और खामियों को दूर करने के लिए काम भी कर रहे हैं। अब ये किस हद तक कोशिश कामयाब होगी और कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वहाँ पर की जा रही है, उस्मान खान की तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान, क्या देख रहे हैं आप, कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर है और कैसी भरपूर ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर? गर्मी भी बहुत है वैसे। नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतों को बेहतर करने और कमज़ोरियों को दूर करने के लिए लाहौर के LCCA ग्राउंड में इस वक्त PCB के ज़ेरे एहतमाम स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी है। इस कैंप के अंदर 15 खिलाड़ियों को तलब किया गया है, जिनमें फ़खर जमान, सऊद शकील, अली रज़ा, हैदर अली, मोहम्मद नवाज समेत दीगर क्रिकेटर शामिल हैं। इससे पहले इस स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला मरहला भी इख्तिताम पजीर हो चुका है और ये मरहला भी 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें जो कोचेस हैं ख़ास तौर पर बॉलिंग कोच और स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान, इसके अलावा मोहम्मद मसरूर, वहाब रियाज और इनके साथ साथ जो दीगर कोचेस हैं जिनमें इमरान फ़रत और हमायूं फ़रत शामिल हैं, ये वो तमाम कोचिंग स्टाफ है जो इन नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतों को बेहतर करने में मसरूफ़ नज़र आता है। इस वक्त भी LCCA ग्राउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि बैटर्स को बॉलिंग करवाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जा रहे हैं, सिनेरियो बेस मैचेस भी करवाए जा रहे हैं ताकि जो ये क्रिकेटर्स हैं, नौजवान क्रिकेटर्स, ये आगे आने वाली जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके लिए तैयार हो सकें। जहाँ तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस कैंप के इनेकाद की, तो उनका ये कहना था कि हमने ये जो कैंप रखा है ये ऑफ सीज़न में रखा है और उनकी ये कोशिश है कि इस ऑफ सीज़न के अंदर जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं और जितने भी ऐसे उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिनको आगे आने वाली क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिल सकता है, उन्हें इस कैंप के लिए बुलाया गया है और उनकी कोशिश है कि यहाँ पे ये जो कैंप लगा हुआ है इससे खिलाड़ी कुछ सीख कर निकले और जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की क्रिकेट को खिलाड़ी यहाँ से कुछ सीख के निकलें और अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने का मौका है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं जी, हमने बात करनी है जो तेज़ी से तब्दीली आ रही है दुनिया में। रोज़गार जिस तरह से पहले कमाया जा रहा था, अब तरीके जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसी बदलती हुई दुनिया में फ्रीलांसिंग एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान भी इस आलमी रुझान का हिस्सा है जहां लाखों नौजवान जो हैं वो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं और ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क समेत दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिस पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की कामयाबी की कहानियां अब आम हो चुकी हैं। कुछ सवालात भी हैं, आम हो चुकी है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। वो ये कि वेजेस जो हैं वो क्यों हमारी मार्केट कंपेटिटिव नहीं है। अगर हम दीगर ममालिक के साथ मवाजना करते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको कम पे क्यों किया जाता है और उसके लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जा रहा है। एंड देन आपको पता है बजट आया, बजट के अंदर ये भी बात की गई है कि फ्रीलांसर्स जो हैं, स्पेशली जो
ई कॉमर्स के अंदर काम करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है? और चैलेंजेस क्या है हमारे पास फ्रीलांसर्स के, इसके ऊपर हमने सोचा आज देते हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब ने आज हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं या इस शोबे की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे शोबे ई कॉमर्स के अंदर हमें नज़र आते हैं जहाँ पर ज़्यादा काम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं उसकी? पाकिस्तान में अभी एक पैराडाइम शिफ्ट आया है पिछले 5-6 सालों में, बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत काम हुआ। पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.37 23,70,000 के करीब कोई फ्रीलांसर्स हैं, विच इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी। पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है दुनिया में 3rd नंबर पे है। तो ये तकरीबन कोई एस्टिमेटेड हमारे है कि $1 से $2 बिलियन सालाना कमाते हैं। इस पे जो स्टार्ट हुआ था वो वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हुआ था स्टार्ट। अब ये शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जिसमें वो डेटा साइंस के ऊपर स्किल सेट सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे एआई के ऊपर काम। ये पैराडाइम अभी पिछले 2 साल में एआई के ऊपर काम शिफ्ट हुआ है, तो इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी। जिस तरह अभी आयशा ने अपने इंट्रो में बात की है कि वेजेस क्यों कम है कंपैरेटिवली, अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें वहाँ पर फ्रीलांसर्स की जो वेजेस हैं वो ज़्यादा है, पाकिस्तान में रेशो ये कम क्यों है? देखिए, जो हमारा एसोसिएशन बनाने का मकसद था, जो पर्पज़ था बेसिकली, वो यही पर्पज़ था। पाकिस्तान में आप देखें कि हर सेगमेंट की एक एसोसिएशन है, उसकी एक वॉइस है। अब वॉइस उनकी लोकल पॉलिसी मेकर्स के लिए होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स के लिए होनी चाहिए, रेगुलेटर्स के लिए होनी चाहिए, और इंटरनेशनली भी उनकी कोई वॉइस होनी चाहिए। तो ये फ्रीलांसर्स की, जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी कोई वॉइस नहीं थी, तो इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म फिर हमने बनाया। अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि इनकी वेजेस, इनको टेक्निकल स्किल्स तो आती हैं, बट अपने आप को प्रोजेक्ट करना नहीं आता, अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती, मार्केट करना अपने आप को प्रॉपर सेल करना नहीं आता, अपने आप को इंटरनेशनली या लोकली प्रॉपर प्लेस करना नहीं आता। तो ये इस पे इनकी ट्रेनिंग की बड़ी असर। अगर हम इस शोबे को देखें, आपके पास डेफिनेटली डेटा तो होगा। एक तो ये बता दें कि आपके पास रजिस्टर कितने हैं फ्रीलांसर्स, और कितना रुझान पाया जा रहा है, लोग कितना ज़्यादा आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जब हमने एसोसिएशन बनाई। तो हर इदारे का, स्टेट बैंक का, मिनिस्ट्री ऑफ IT का, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, FBR का, सबका सवाल था कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स कितने। तो वो फिर हमने थैंक्स टू एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक हमने पूरी एक्सरसाइज की, पूरा सर्वे किया, जिसमें 23,70,000 फ्रीलांसर्स। इब्राहिम साहब, मसला ये है ना, अब हुकूमत ने जो टैक्सेस का ऐलान कर दिया है, फ्रीलांसर्स अब ठीक है, इसमें ये शोबा ग्रो कर रहा है, नौजवान इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत ने अब जो फ्रीलांसर्स पर टैक्स लगा दिया, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमने बहुत वॉइस रेस की है, हमने रिकमेंडेशंस भी रेस की हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का वर्किंग ग्रुप है, उसका मैं मेंबर भी हूँ। उस पर भी हमने वॉइस रेस कर रहे हैं कि खुदारा जो कमा रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, उनको कम से कम फिक्स टैक्स रेट पे ले जाएं। जैसे उनको जो भी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं, उनको 0.25% फिक्स टैक्स है। मतलब उनके जितने भी डॉलर्स कमा रहे हैं, उनके डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको 0.25% टैक्स था। अब वो 5% या 1% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स किया है, उसके ऊपर हम एडवोकेसी कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को कम से कम इनको, ये बच्चों को, फ्रीलांसर्स को थोड़ा सा लेवरेज करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पाकिस्तान में ग्रेजुएट करके या मास्टर्स करके आ रहा है, तभी पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हर बच्चा जब आता है, लेकिन उम्मीद की किरण है आपकी जो एसोसिएशन जो है, अगर वो फ्रीलांसर्स के लिए आवाज़ें उठा रही है। अच्छा, कोई फ्रीलांसर अगर आपको देख रहा है इब्राहिम साहब, वो कैसे रजिस्टर हो सकता है? कोई क्राइटेरिया है या कोई भी फ्रीलांसर आपके साथ आके जुड़ सकता है? पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की वेबसाइट है, कोई भी, इट्स अ फ्री मेंबरशिप। pafla.org.pk पे जाएं और अपने आप को फ्री रजिस्ट्रेशन करा लें। और फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी ज़िंदगी की कोई मुश्किल आपको है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी वॉइस रेस करें, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। आपकी प्रॉब्लम का इब्राहिम साहब ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। अभी तक जो काम हुआ है उसमें आपकी सबसे बड़ी, आपकी एसोसिएशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है?
सबसे बड़ी अचीवमेंट जो जिस वजह से ये एसोसिएशन बनी वो इस वजह से बनी कि हम ने ये देखा कि 35,000 बच्चों को एक कंपनी है दुबई में, उसने $100-200 पर मंथ भेजने थे। और पाकिस्तान में जो रेगुलेशन थी, बैंकिंग रेगुलेशन, वो थी कि B2C, एक बिजनेस एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी को पैसे नहीं भेज सकता। तो वो फिर हम स्टेट बैंक गए, हमने वो परमिशन ली, फिर वहाँ हमने ये देखा कि इन बच्चों के बैंक अकाउंट्स नहीं खुल सकते। तो आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पूरी पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को ये बात बताना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को, IT प्रोफेशनल्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर बैठ के अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठ के डिजिटली आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आप अपना एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट ESFCA अकाउंट घर बैठ के खोल सकते हैं, जिसमें आपका 50% पेमेंट जो आपको आएगी वो आप US डॉलर्स में रहेगी और आपको US डॉलर फॉरेन करेंसी बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा एक इशू था कि पेमेंट जो है वो रिसीव आपने दूसरे मुल्कों से कैसे करनी है। ठीक है, इन द एंड मैं ये जानना चाहूँगी इब्राहिम साहब, पाकिस्तान में जब आप स्किल की बात करते हैं, कोई भी आपको अगर फ्रीलांसर बनना है तो उसके लिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर हैं लेकिन इतने नहीं है कि वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स डेवलप करवा सकें। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपकी एसोसिएशन कोई काम कर रही है? क्योंकि जितने अभी तक काम कर रहे हैं वो यूट्यूब से सीखकर और इस तरह से काम कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर इदारा हमें अब यहाँ पर नज़र नहीं आता है जो काम कर रहा है स्किल डेवलपमेंट पर। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में हज़ारों इदारे तो हैं जो स्किल डेवलपमेंट के काम नाम पे फंड भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से और स्किल डेवलपमेंट पढ़ा भी रहे हैं। बट अगेन वही वाली बात, आप वाली बात कि उसमें से कमा कितने लोग रहे हैं, इसका कोई सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत है कि उनको उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको लोकल और इंटरनेशनल एक्सपोजर दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो गवर्नमेंट से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मेरी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अबू बकर साहब से थैंक्स टू हिम, उन्होंने मुझे बाकायदा अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने 10 टॉप फ्रीलांसर्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाएं जिनको हम इंटरनेशनली जैसे वो IT फर्म्स को लेके जाते हैं। तो वो 10 इस पर मजीद काम होने की ज़रूरत है, ज़ाहिर हुकूमती इक़दामात की भी ज़रूरत है। इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हम मजीद भी टॉपिक्स पर बात करेंगे लेकिन हमें पहले एक ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। कई महीनों के तातुल के बाद भारत ने एक मरतबा फिर से बैनुल-अक़वामी मंडियों में चावल की बरामदात जो है वो अब दोबारा से शुरू कर दी हैं, और इससे पहले भारतीय हुकूमत ने मुल्क की ज़रूरियात को तरजीह देते हुए चावल की जो बरामद है उस पर एक टाइम तक पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अब जो है वो नई तिजारती हिकमत अमली भारत ने बनाई है और इसके तहत भारत ने कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी की है। और इस कमी की एक वजह यह है कि ताकि आलमी मंडी में दोबारा से वो अपनी जगह को है वो मजबूती वहाँ पर दिखा सकें। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क पाकिस्तान की चावल की फसल पर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान की बरामदात पर इसका क्या असर जो है वो पड़ने वाला है, इस पर आशा आज हमने बात करनी। बिल्कुल इस पर बात करनी। 2020 के अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान ने कंटेस्ट किया था कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जो भारत का बासमती राइस चाहता है उससे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान का बासमती राइस है, और कंटेस्ट करने के बाद पाकिस्तान जीता था और अपनी ओन आइडेंटिटी के तहत वहाँ पर चावल भेजने शुरू किए थे। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुकाबला करने के लिए भारत ने कीमतें जो है वो मजीद कम किया। इससे पाकिस्तान की मार्केट और चावल की जो एक्सपोर्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मईशत है फरहान बुखारी साहब, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इंडिया को राइट नाउ क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो अपने चावलों की कीमत को कम करे ताकि मार्केट कम्पेटिटिवनेस ज़्यादा बढ़ जाए और पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके इस मार्केट में? चावल की बहस से एक और तरफ चले जाएंगे, लेकिन आजकल मोदी साहब के ज़माने में वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे वो समझते हों कि पाकिस्तान को नुकसान होगा। अच्छा, ये इसके पीछे यही है, चाहे वो ट्रेड का मामला हो चाहे और मामलात हों। अभी मई में हमारी जो उनके साथ एक चपकलश हुई जिस पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद तो ख़ास तौर पे उन्हें आग लगी हुई है और वो चावल तक बात आ गई है। चावल तक बात आ गई, लेकिन आपको लगता है कि वो इतना नुकसान पहुंचा पाएंगे अपनी सिर्फ प्राइसेस कम करके? क्योंकि अगर हम क्वालिटी की बात करें तो पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर है चावल। उसके बाद अगर हम रूट की बात करें उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो भी पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। उनकी स्ट्रैटेजी आपको लग रही है कामयाब होती हुई, या उनको खुद ही नुकसान होगा, कीमतें कम करके वो अपने किसान को नुकसान करवाएंगे? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी राइस की क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए कुछ इक़दाम की ज़रूरत है। अब वो इक़दाम क्या हैं, कब तक होने चाहिए,
अब इस दफ़ा तो सोइंग सीज़न जो है वो ज़्यादातर गुजर गया है, क्योंकि जून का एंड है। कुछ ऐसी कोर्स वैराइटीज़ हैं जो कि लेट भी उगाते हैं लोग, लेकिन वो बहुत कम मिकदार हैं। बेशतर चावल लगाने की जो सीज़न है वो अब कुछ दिनों में, कुछ अरसे में वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें लेकिन ये कि आगे की तैयारी करनी चाहिए, और इस साल लगी हुई फसल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा। जो ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि हमें अंदरूनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो फसल है ऑलरेडी कम है, इसको मज़ीद हमें बढ़ाना है। तो यू थिंक इन चैलेंजेस के होते हुए हम भारत जो कर रहा है उसका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पानी का है। आज बारिश बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है चावल जी बिल्कुल। आज बारिश हुई है और हो रही है कई जगहों पे, और मैं देख रहा था आपके पहले सेगमेंट्स में इस पर आपने बात भी की, और चावल के किसान आज तो बड़े खुश होंगे। लेकिन ये पैटर्न हमेशा तो नहीं रहता। ज़्यादातर सीज़न में उन्हें इन्हिसार करना पड़ता है या तो बिजली पे या डीजल पे, जो भी हो तरीका अपने ट्यूबवेल्स चलाने के लिए, और उसकी बड़ी कॉस्ट है, और फिर पानी का ज़िया भी है। तो इस पैटर्न को बदलने के लिए कुछ सालों से, चंद सालों से पाकिस्तान में अभी तक वो एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, तजर्बे हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल ड्राई बेड सोइंग, वही जो जदीद तरीके हम जो जदीद तरीके हैं, लेकिन उस पर आपको ज़मीन को बड़ी मेहनत करके पूरा लेवल करना पड़ता है। वो लेवल एक बराबर हो तो फिर उसके बाद आप वो जो कहते हैं ज़मींदारों की इस्तिलाह में छट्टे से आप काश्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन अनइवन है और चैलेंजेस क्या हैं इसमें किसानों को, ज़राअत को? ज़ाहिर आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि चावल की फसल को पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या चैलेंजेस है? किसान क्यों उस जदीद तरीके की तरफ नहीं जा रहा? अवेयरनेस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी की? मेरे ख्याल में अवेयरनेस नहीं है, और एक और भी तो बहुत बड़ा मामला है, और वो कई सेक्टर्स में है। Who is going to lead the change? Leaders of change. Okay. वो पाकिस्तान में आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते। मतलब ये कि मजमूई तौर पे अगर इंडिविजुअल केसेस आप देखें तो कहीं कहीं लोगों ने ऐसा किया भी है, लेकिन वो लीडरशिप ऑफ चेंज, लीडरशिप फॉर चेंज, मुझे तो डर लगता है फरहान साहब, पाकिस्तान को ज़राई मुल्क हम कहते आए हैं और रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कहीं हम खो ही ना दें ये वाली हैसियत जो है, क्योंकि हमारी ज़राअत के अंदर जो चैलेंजेस, दैन सब्सिडीज़ जो दी गई थी, सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर देना, एंड देन अब टैक्स की भी बात हो रही है, तो फिर हम टेक्नोलॉजी किस तरह से लेकर आएंगे अपनी ज़राई मार्केट के अंदर? गवर्नमेंट इस सिलसिले में आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कोई तरजीहात में शामिल है या फोकस भी है गवर्नमेंट का? मेरी राय तो ये है कि इस वक्त डेवलपमेंट बजट, और ये अगले दिन मैंने एक सेमिनार पे भी सुना कि हम कितनी सड़कें बनाएंगे, एक एक्सपर्ट यहाँ इस्लामाबाद में उन्होंने सवाल पूछा, या दूसरे काम कितने करेंगे। ये फूड सिक्योरिटी का मामला इतना अहम है कि इसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, और दिन रात मेहनत के अलावा जितनी भी रिसोर्सेज है, हमारा डेवलपमेंट बजट जो है वो इस वक्त तो सारा का सारा इस तरफ जाना चाहिए, और फिर तरीके ही बदलने चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर स्कीम मिसाल के तौर पे ये हम बहुत कर चुके हैं। असल मसला कुछ और है। राइस के सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी के सीड्स आमतौर पे किसानों को नहीं मिलते, वो जाके वो आड़तियों की दुकानों से लेके और फिर वो वही इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स का बड़ा इस पर इन्हिसार है, क्योंकि आगे ये बरसात का जो मौसम है इसमें कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, उसमें मिलावट है। आज तक आपने कम से कम मैंने कभी नहीं सुना कि पेस्टिसाइड्स में मिलावट के नतीजे में किसी को। लेकिन चाइना से भी बीज आया था, उसका कोई फ़ायदा? ये चाइना से बीज, ये जरदारी साहब जब पिछले टर्म में प्रेसिडेंट थे तो तब ये खबर आई थी कि वो गए हैं चीन, उन्होंने जाके एक बीज दरामद करने की बात की है, और ये भी कहा गया था कि जी वो ऐसा बीज है जिससे फ़ी एकड़ पैदावार 80 मन होगी, जबकि आम तौर पे 40 मन फ़ी एकड़ बासमती की तो बहुत ऊपर की लिमिट समझी जाती है, 30-32 मन। लेकिन वो बाद में लोगों ने यहाँ काश्त किया तो पता चला कि वो तो उसकी 50-52 मन से ज़्यादा वो हो ही नहीं रही थी। आई बिलीव फरहान साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वज़ीर ज़राअत, मुझे याद है इससे पहले टेन्योर में जो पिछली वज़ीर ज़राअत वो शख्स था जिनका काम ये है कि वो सोसाइटीज़ बनाते हैं और फसलों को ख़त्म करते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका, हमने इस इशू को डिस्कस किया। आई होप जो कंसर्न हल्के हैं वो इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास लंदन से, वो आप वुड यू डू द
ऑनर बताएंगी कि क्या है स्टोरी वो? करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आयशा। नहीं, मैंने चावल नहीं लगाए कभी। नहीं, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके निशाने कैसे हैं? कभी कभी निशान वो लगा कौन से निशानों की बात कर रही हैं आप? मैं नजरों के निशाने नहीं कह रही, वो जो पार्क में हम अक्सर, अच्छा चले खैर स्टोरी पहले शेयर कर देते हैं। बहुत बुरे हैं आयशा के निशाने। लंदन में की स्टोरी है जी, जहाँ पर एक वक्त एक डिलीवरी राइडर है जिसके निशाने की धूम मची हुई है। डिलीवरी राइडर की दिलचस्प वीडियो भी है जो इस वक्त वायरल हो रही है, जब बर्तानिया में हीट वेव के दौरान एक ट्रेन खराब होकर रुक गई थी और उसमें जो फंसे हुए मुसाफिर हैं उनमें से एक ने पानी मंगवाया तो चंद मीटर नीचे खड़े जो डिलीवरी राइडर है उसने शानदार निशाना लगाते हुए बोतलें मुसाफिरों की तरफ फेंकी और उन्होंने कैच भी कर ली। इसका मतलब है कि उसका निशाना तो अच्छा था ही, उनका कैच करने का तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा था। भाई जबरदस्त। आई होप इसको जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम है उसके अंदर मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि अच्छी तरीके से ये कर सकता है। इसके साथ ही वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।